हेलो एंड वेलकम टू CUCT फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियमदा है। हम कर रहे थे लेजिस्लेचर, हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका था और आगे का हाफ पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक वाज लोकसभा। मैंने वैसे पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको लोकसभा से इंट्रोड्यूस करा दिया था, बट फिर भी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि लोकसभा पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। इसे पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोला जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। हालांकि इसे फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, लेकिन बोलते इसे लोअर हाउस है। ठीक है। इसे हिंदी में निम्न सदन बोला जाता है। जैसे ये सारे लोकसभा के आपके नाम हैं। अब लोकसभा, लोक मतलब लोग, लोगों की सभा है। ये लोगों की सभा है, यानी जनता जो है अपना वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में मैंने आपको बोला था कि दो ऑप्शंस होते हैं, राइट? कुछ अगर याद हो कि लोकतंत्र में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जहां पर आप जनता का सीधा पार्टिसिपेशन होता है, और इनडायरेक्ट वो जहां पर जनता एक बारी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेज देती है, उसके बाद वो हमारे लिए काम करते हैं। उसके बाद जनता का इन्वॉल्वमेंट, जब तक वो गवर्नमेंट रहती है, डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट? सो मूविंग ऑन टू व्हाट इज लोकसभा। ये जहां पर लार्ज पॉपुलेशन होती है, जहां पे जिस नेशन में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वहां पर लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, राइट? इट्स अ परमानेंट बॉडी। ये कभी डिसॉल्व होती नहीं है। यहां पर जनता द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनकर नहीं भेजा जाता, बल्कि इनडायरेक्ट चुना जाता है। इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं यहां पर, यानी हमने जिनको राज्यों में चुनकर भेजा है वो हमारे लिए यहां पर चुनकर भेज देते हैं, राइट? जिनको हम दो बारी वोटिंग डालते हैं ना, एक हर 5 साल बाद आम चुनाव जो होते हैं, जनरल इलेक्शंस जो होते हैं, और एक अपने राज्यों, जिस राज्यों से हम बिलोंग करते हैं, यूपी, एमपी, जो भी आपका राज्य हो, वहां पर भी वोटिंग डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्यों में जिनको हमने चुनकर भेजा है, वो हमारे लिए चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। डन? क्योंकि ये राज्यों की सभा है और ये लोगों की सभा है, और चूंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्शंस होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, वो इसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं होते। राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, और वहां पर जो चुनकर लोग भेजे जाते हैं वो राज्यों की सभा है, राज्य चुन चुन के भेजते हैं, इसीलिए परमानेंट बॉडी है। तो हर 5 साल बाद जो इलेक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए होते हैं, क्योंकि लोगों की सभा ये है, पॉपुलर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यहां पर चुनकर भेजा जाता है। डन? तो जो लोगों की सभा है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आफ्टर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, वो लोकसभा के लिए होते हैं। और लोकसभा में ही ये जो 545 सीट्स है ना, जिसमें से 2 अब एबॉलिश हो चुकी हैं, इसी 545 सीट्स में 543 सीट्स में इलेक्शंस होते हैं। 2 नॉमिनेटेड सीट्स हुआ करती थी, जिसमें इलेक्शंस तो होते नहीं थे, तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। 2 नॉमिनेटेड थे, वो 2 नॉमिनेटेड हट गए हैं, तो पहले भी 543 सीट्स पे इलेक्शंस होते थे, आज भी 543 सीट्स पे इलेक्शंस होंगे, राइट? इन्हीं 543 जो सीट्स हैं, इनको छोटे छोटे ज्योग्राफी, मतलब मान लीजिए ये इंडिया है, एज आई एम नॉट वेरी गुड इन मैप, तो ये इंडिया है, और मान लेते हैं ये राज्य हैं आपके यूपी, एमपी। तो इन राज्यों में जनसंख्या के आधार पर छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में तोड़ा गया है। मान लीजिए ये भी कोई स्टेट होगा, यानी हर राज्य में भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, समझ गए? क्योंकि हमने जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व कर रखा है। हमने ये नहीं कहा कि स्टेट वाइज, जैसे यूएसए में होता है कि स्टेट वाइज
हर स्टेट को 2 सीटें अलॉट है। हमारे यहाँ अगर यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हमने प्रतिनिधि भेजा है चुनकर। एंड मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स के पास अपना अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग होकर एक राष्ट्र बना ले। कहने का मतलब राज्यों को हमने तोड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ना कि हमने इसलिए भेजा है क्योंकि हम उनको शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन हमने इस आधार पर नहीं बांटा है कि वो रीजनिस्टिक आधार पर या फिर लिंग्विस्टिक आधार पर या फिर कल्चर आधार पर या फिर रिलीजन के आधार पर हमने नहीं बांटा है। हमने किस लिए बांटा था? हमने इसलिए बांटा था क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमने स्टेट्स को विभाजित किया। अदरवाइज इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत संघ से राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, ना ही किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो राज्यों में भी जनसंख्या के हिसाब से जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसकी सीटें ज्यादा। यूपी की 31 सीट्स है, सबसे ज्यादा इसी की है। यूपी की पॉपुलेशन भी नंबर 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत को छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। और वो कितने ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं? 543 है ना। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको तोड़ दिया जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े होते हैं, एक उम्मीदवार को चुनकर लोकसभा में भेज दिया जाता है। अब लोकसभा में 543 का 50% + 1 निकाल लो, वही मेजॉरिटी है। जिस पार्टी को वो मेजॉरिटी मिल जाएगी वो क्या करेगा? लोकसभा पे राज करेगा। और लोकसभा पे जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वही सरकार बनाएगा, जो कि हम लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मोदी सरकार है इस समय। तो वो लोकसभा में, वो अलग बात है, मैं आपको कई बार क्लियर कर दूं कि लोकसभा में आपका प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा से भी चुना जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो दोनों सदन का मेंबर ना हो, तो तब इस केस में वो सिर्फ 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक क्या रहेगा? अपने पद पर बना रहेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जो सरकार बनती है, जो मोदी सरकार, जो हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, जो पार्टी की मेजॉरिटी एंजॉय करती है लोकसभा में, और लोकसभा की सीटें 543 हैं, 50% + 1 निकाल लीजिए, वो मेजॉरिटी हो गई, वो बनाएगी सरकार। याद रखिएगा, हम पार्टी चुनते हैं, लीडर नहीं चुनते हैं। वो अलग बात है कि इलेक्शन से पहले पार्टियां अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर देती कि हमारी तरफ से यही प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ही प्रधानमंत्री अब जो है लिस्ट देता है मंत्री परिषद की कि ये इस मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो लोकसभा है उसमें पार्टी जो एंजॉय करती है, जो मेजॉरिटी एंजॉय करती है, वही सरकार बनाती है। वो अलग की बात है कि आपका मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री किसी भी हाउस से हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से हो सकता है। और ऐसा भी हो कि आपका प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद कहीं से भी सीटें ना जीता हो, मतलब ना लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य, ऐसी स्थिति में वो 6 महीने तक, वो 6 मंथ्स तक अपने पद पर बना रह सकता है। और कब तक बना रह सकता है? 6 महीने तक। बिफोर द एंड ऑफ दिस 6 मंथ्स उसको थ्रू बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहीं ना कहीं से सीट जीतकर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो 6 महीने तक अगर मैं चाहूं, और बीजेपी की चूंकि मेजॉरिटी है, और अगर बीजेपी चाह ले तो मैं 6 महीने तक बिना कोई सीट जीते, बिना किसी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हुए प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य बन सकती हूँ। विदिन 6 मंथ्स मुझे उपचुनाव कोई ना कोई जीतना पड़ेगा और उसके बाद मैं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य मुझे बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपने पद से मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। डन। मैंने आपसे कहा कि चूंकि लोकसभा में सीटें 543 हैं, 2 एबॉलिश हो चुकी हैं एंग्लो इंडियंस की, तो संविधान कहता है कि मैक्सिमम सीटें लोकसभा की 552 हो सकती हैं, जिसमें 530 स्टेट से भरी जाएंगी, 20 आपकी
यूटीज से भरी जाएंगी और 2 आपके एंग्लो इंडियंस होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं, इस पे इलेक्शंस नहीं होते, नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। और आपको भी पता है प्रेसिडेंट को करवा कौन रहा है? सरकार करवा रही है। जो सरकार कहेगी वही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वो जो हमने पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स डिस्कस करी थी, उसके बाद से कोई पावर है ही नहीं। 2 एंग्लो इंडियंस हो गए, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये संविधान कहता है। वैसे कितनी सीटों पर इलेक्शंस होते हैं? तो देखिए अभी तक 545 सीटों पर इलेक्शन हुआ करते थे, जिसमें 530 तो स्टेट से थे ही, 13 आपके यूटीज से थे और 2 आपके एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। तो टोटल कितनी सीटों पर इलेक्शंस हुआ करते थे? 543 सीट्स पे इलेक्शंस हुआ करते थे, क्योंकि 2 तो नॉमिनेटेड है। और यही दोनों नॉमिनेटेड को अब एबॉलिश कर दिया गया है बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब से एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा कि इनका मतलब इनके पोस्ट को भरने के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो नॉमिनेट करना, इसको बनाए रखने का कोई औचित्य बनता नहीं है, तो इसको एबॉलिश कर दिया। तो 543 सीट्स पे इलेक्शंस पहले भी होते थे, आज भी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नॉमिनेटेड हुआ करते थे, ये अब एबॉलिश हो चुके हैं। डन। मैंने आपसे कहा कि इस 543 सीट्स पे जो इलेक्शंस होते हैं, उसी के आधार पे पूरे भारत को जनसंख्या के आधार पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। इसी पे हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है एक जगह चुनकर, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जीत जाता है और वो लोकसभा का हिस्सा बन जाता है। अब भाई जिस पार्टी की मेजॉरिटी, क्योंकि हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो सरकार बना लेगा। यही लोकसभा में ओवरऑल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा, इस पूरे भारत को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, ये राज्यों के आधार पर नहीं होता, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जनसंख्या के आधार पर होता है। तो मान लेते हैं यूपी है और ये एमपी है, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी मैनर से या ऐसी रीति से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती हो। और मतलब यानी अगर ये 100 की बनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये भी 100 की होनी चाहिए लमसम। और जिस आधार पर यूपी में कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या का आधार लिया गया है, वैसे ही एमपी में भी होना चाहिए, बाकी प्रदेश में भी होना चाहिए, बशर्ते कि उस राज्य की पॉपुलेशन अबव देन 60 लाख हो, वरना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, फिर ये आधार मिट जाएगा। और इसे करता कौन है? इस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कौन करता है? किसके पास है? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आफ्टर एवरी 10 ईयर्स डीलिमिटेशन, परिसीमन आयोग गठित किया जाता है और वो डिवाइड करता है। इस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स कर दिया गया था 1971 के सेंसस के हिसाब से। देखिए 1971 के सेंसस के हिसाब से ये 543 फिक्स क्यों कर दिया गया है? आप खुद भी लॉजिक लगाइए। तो अब तक तो सीटें बढ़ जानी चाहिए थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है 543, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो साउथ के लोगों ने क्या कर रखा था? उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। नॉर्थ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और चूंकि जनसंख्या के आधार पर ही रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया का दबदबा ज्यादा बढ़ रहा था और साउथ इंडिया का तो कोई रोल, मतलब उसमें गलती थी नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन फिर कम हो जाता। आज भी लोग कहते हैं जिसने यूपी जीत लिया, जिसने यूपी जीत ली उसने लोकसभा जीत लिया, आम चुनाव जीत लिया या सरकार बना ली, है ना, क्योंकि सीटें ज्यादा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है 1971 के सेंसस को इसलिए फिक्स कर दिया गया, कहा गया कि 1971 के सेंसस के आधार पर ही ये 543 सीट्स जो फिक्स की गई हैं, ये 2026 तक यथासाख्य बराबर रहेंगी, मतलब यही रहेंगी। यानी 2026 के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसका सेंसस बढ़ाएं या ना बढ़ाएं।
तो 1971 के हिसाब से सीटें फिक्स कर दी गई और फिर से वो 1971 के सेंसस के आधार पर सीटें फिक्स की गई और उसके बाद उसी को आधार बना के 2026 तक ये सीटें फिक्स हैं। ठीक, 543 सीटें फिक्स हैं। एक और चीज है आपका, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 543 है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी रही है ना, तो इनका ना आधार बढ़ा दिया जाता है, जिससे इनको नए लोग भी तो ऐड हो रहे हैं, उसी हिसाब से इनका डिलिमिटेशन कर दिया जाता है ना, उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, लोकसभा जो है लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अब लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 इयर्स का होता है, यानी जब भी इलेक्शंस कोई भी पार्टी जीत कर जाती है तो 5 साल वो रहती है। 5 साल से पहले भी लोकसभा डिसॉल्व या विघटित हो सकती है अगर सरकार एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है, तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि कोई सपोर्ट तो वापस लेगा नहीं। लेकिन ऐसा 5 साल पहले डिसॉल्व तभी हो सकती है लोकसभा जब कोलिशन गवर्नमेंट हो, गठबंधन की सरकार हो और किसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, सपोर्ट वापस ले लिया, तो लोकसभा में वो जो लोकसभा में गवर्नमेंट वही बनाएगी जो मेजॉरिटी एंजॉय करेगी, कई बार बता चुकी हूँ। और अगर गठबंधन सरकार के तहत अगर कोई पार्टी बना रही है अपनी सरकार और उसने सपोर्ट वापस ले लिया, तो ऑब्वियसली कोई रोल ही नहीं रहेगा, राइट। अब दूसरी चीज इसमें ये जानने योग्य है कि ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है तो 5 साल तक तो वो रहेगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दे, तो प्रधानमंत्री खुद ही लोकसभा को डिसॉल्व करने की पेशकश राष्ट्रपति को रख दे तो भी डिसॉल्व हो जाएगी। यानी 5 साल का टेन्योर तो है, फिक्स है, लेकिन 2 ऐसी कंडीशन है जो 5 साल से पहले भी ये खत्म हो सकती है। पहली कंडीशन है आपका लोकसभा डिसॉल्व हो जाए थ्रू रेजिग्नेशन, आपका प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन दे दे, डिसॉल्व करने की पेशकश रख दे। और दूसरा कोलिशन गवर्नमेंट है, समर्थन वापस ले लिया तो 5 साल पहले विघटित हो जाएगी, फ्रेश इलेक्शंस होंगे, फिर डन। ये आपका लोकसभा का ओवरऑल मोटा मोटी हिसाब था। अब इसे देखते हैं आपके एनसीईआरटी के थ्रू। मैंने आपसे कहा एक और चीज जो मैंने मेंशन नहीं किया, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। नॉर्मली अगर कोई सिंगल पार्टी एंजॉय कर रही हो तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा कभी डिसॉल्व तो होगी नहीं, और कोई क्यों पहले देगा, रेजिग्नेशन देगा भी नहीं, एक बार ही हो चुका है। एनडीए की गवर्नमेंट थी तब 4 साल में इन्होंने इलेक्शंस करा लिए थे, जिसमें शाइन इंडिया करके स्लोगन था बीजेपी का। बीजेपी हारी भी थी बुरी तरीके से, इट वाज 2002 ईयर इलेक्शन ना, बीजेपी हारी भी थी बहुत बुरी तरीके से और अर्ली इलेक्शंस करा लिए थे बिकॉज दे वर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इस वाले थ्रू के बात बता रही हूँ। लोकसभा 5 साल का होता है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन है जब लोकसभा का टेन्योर 5 साल से भी ऊपर हो सकता है, यानी 5 साल के लिए ही बनती है, संविधान कहता है। तब जब नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाओ, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, वो तो वैसे भी डिसॉल्व नहीं होती है, वो तो चलती रहती है अनंत काल के लिए। तो लोकसभा का टेन्योर फिक्स है क्योंकि यहीं से गवर्नमेंट बनती है, तो 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट बनेगी। तो पार्लियामेंट चाहे तो लोकसभा का टेन्योर जो है 1 ईयर करके एक्सटेंड कर सकती है। कब तक? 1-1 साल करके अनलिमिटेड बढ़ा सकती है, 1-1 साल करके, नेशनल इमरजेंसी हो तो। और इसी के तहत नेशनल इमरजेंसी हो तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर आ जाती है कि किसी भी राज्यों की विधानसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी वो 1-1 साल करके बढ़ा सकती है। डन, 1-1 साल करके बढ़ा सकती है। तो लोकसभा डिसॉल्व थ्रू रेजिग्नेशन और कोलिशन गवर्नमेंट है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली, लोकसभा 5 साल की होती है और आपका नेशनल इमरजेंसी अगर सिचुएशन आ जाए तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ लोकसभा बाय 1 ईयर एंड थ्रू 1 ईयर ईच ही कैन एक्सटेंड टू
अनलिमिटेड थ्रू अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। एंड इसी के थ्रू वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक एक साल करके उसका टेन्योर वो बढ़ा सकती है, लेकिन सिचुएशन नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल। और चूंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इससे ज़्यादा इसमें अब बता नहीं सकते हैं। समझ लीजिए देश पे कोई विपत्ति आ जाए उसी को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। डन। अब आते हैं बैक टू आपके इसमें, कह रहे हैं लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती है वो कैसे चुनी जाती है? जनता द्वारा चुनी जाती है। एवरीबडी नोज इट, राइट। पूरे देश को अगर राज्यों की चुनाव हो रहे हैं तो पूरे राज्य को कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ा जाएगा। जैसे यूपी के चुनाव हो रहे हैं तो पूरे यूपी को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ दिया जाएगा। और अगर पूरे भारत के हो रहे हैं तो उसको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ दिया जाएगा, छोटे छोटे में, राइट। वो हम हो चुका है। तो कह रहे हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाई जाएगी कि रफली वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक दूसरे को बराबर पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट कर रही हो। और उस स्टेट की पॉपुलेशन जो है 60 लाख तो होनी चाहिए अबव। जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है फिर वहां पर अब ऐसा तो है नहीं कि बेचारों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, उनका फिर अलग तरीके से कर देते हैं। वन रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वेयर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर। कितने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे होते हैं और नंबर जो है 1971 से चेंज हुआ नहीं, इधर आइए, 1971 का सेंसस है ये। इसमें एक लाइन लिखी हुई है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये क्या होता है? 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति यहां पर वोट डाल सकते हैं अगर बशर्ते उनके पास वोटर आईडी हो और इलेक्टोरल रोल में उनका नाम हो। अब इलेक्टोरल रोल में अपना नाम और वोटर आईडी लेने के लिए सिर्फ 18 साल से ऊपर की ही मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, देश का नागरिक भी होना चाहिए, वो 18 साल या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। भाई पागल है थोड़ी ना वोट डलवाने जाएंगे, है ना। और भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, बट इन्होंने कहा यूनिवर्सल एडेड सफरेज, फिर क्यों? ये तो एक्सेप्शन हो गया ना अगर कोई अनसाउंड माइंड का है। अदरवाइज 18 साल से ऊपर के लोगों को रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे ना। एक आदमी का वोट दूसरे आदमी का वोट इक्वल ही है ना, तो राइट टू इक्वालिटी तो फॉलो हो रही है ना यहाँ पर। और यूनिवर्सल है क्योंकि 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट डाल सकते हैं। एक आधा आपका एक्सेप्शन है जो कि वैलिड है, अदरवाइज सभी को वोटिंग का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर 5 years, ये भी मैं आपको बता चुकी, 5 साल के लिए होता है। एंड दिस इज मैक्सिमम, ऑब्वियसली दिस इज मैक्सिमम। मैंने आपको जो केस बताया कि लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, वो क्यों बताया था? वो सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ये हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है। अदरवाइज इट इज फिक्स्ड। कह रहे हैं लेकिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years लोकसभा जो है डिसॉल्व हो सकती है अगर कोलिशन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट और इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड अ फ्रेश इलेक्शंस। दोनों कंडीशन बता चुकी हूं कि 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है अगर कोई गठबंधन की सरकार है और उसने समर्थन वापस ले लिया, और अगर प्राइम मिनिस्टर खुद चाहे और एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि लोकसभा डिसॉल्व कर दो और फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करा लो तो हो जाएगा। अब व्हाट डज पार्लियामेंट डू? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के भी फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन तो कई बार हो चुका है भाई, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी।
लेजिस्लेशन फॉर्म करता है देश के लिए, कानून व्यवस्था का निर्माण करता है। इससे ज़्यादा और इससे मेन इंपॉर्टेंट वर्क तो इसका है ही नहीं, उसके बाद बाकी फंक्शंस है इसके। तो इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी, पहला ही है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है इसका। पार्लियामेंट इनैक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, राइट। पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेशन बनाता है। अब ये जो लेजिस्लेशन बनता है वो बनता कैसे, पार्लियामेंट में कैसे रखा जाता है? तो याद रखिए, मोस्टली जो बिल होते हैं ना, वो लॉ तब बनते हैं जब दोनों हाउसेस से पास हो जाए और प्रेसिडेंट के पास चले जाए। उससे पहले ये बिल बोले जाते हैं क्योंकि अभी तो लॉ बने नहीं है ना। लॉ तो तब बनेंगे जब लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेटली पास हो जाए और प्रेसिडेंट का साइन मिल जाए, तब लॉ बन जाते हैं। तो ये बिल जो है कौन तैयार करता है? देखिए, मान लेते हैं मुझे एक ऐसा बिल बनाना है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से उठा के 21 साल करनी है। अब इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे। ये दोनों कंसर्न मिनिस्ट्री हैं जो इस बिल को बनाएंगी। भाई वो बनाना चाहती ना, वो ये कानून बनाना चाहती है कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल हो जाए। अब होगा क्या, ये जो मिनिस्ट्री है, अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस मिनिस्ट्री, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो ये बिल बनाएंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉ मिनिस्टर। भाई मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 करनी है, पूरा ड्राफ्ट कौन तैयार करता है बिल का? ब्यूरोक्रेसी करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न। जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न होगी या मिनिस्टर कंसर्न होगा। फिर वो बिल जब बन जाता है ना, तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा मेजर बिल होगा जो कि कैबिनेट, विदाउट कैबिनेट अप्रूवल पार्लियामेंट में रखा जाए। अब ये कैबिनेट क्या है ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं कम संख्या में होते हैं लेकिन मेजर पोर्टफोलियो या मिनिस्ट्री संभालते हैं, और इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर से पूरा देश चलता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? प्रधानमंत्री। तो यही कैबिनेट द्वारा ये अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि जब कभी आपसे बोला जाए कि प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई, तो वो बैठक हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है। वो अपने कैबिनेट से पूछता है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो रियरली इनवाइटेड होते हैं ऐसी बैठकों में। अगर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया है अंडर एनी मिनिस्ट्री, तब ये बात हो जाएगी कि वो कैबिनेट रैंक के बराबर होगा, तो हो सकता है उसको बुला लें। अदरवाइज मीटिंग, जो कोर मीटिंग होती है, वो इन्हीं की होती है। तो कैबिनेट द्वारा वो अप्रूव होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आई एम ओके विद दैट। तो बनाया मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने है, तो लॉ मिनिस्टर भी तो इसका पार्ट होगा कैबिनेट का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का। तो कैबिनेट द्वारा वो अप्रूव होना चाहिए। ये कैबिनेट आप जानते हैं कौन है। फिर ऐसा बिल जो है उसको लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाएगा, जहां से भी उठाए वहां से रखा जाएगा, और उसके बाद सेपरेटली पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो दूसरी चीज जो बोलनी चाहती हूं मैं, वो ये है, बिल जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है आपका प्राइवेट बिल। विधेयक जो है, निजी बिल और सरकारी बिल। अब ये देखो, सरकारी बिल जो होते हैं वो सरकार द्वारा रखे जाते हैं। सरकार है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और प्राइवेट, अदर देन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एवरीवन इन लोकसभा और राज्यसभा इज प्राइवेट। एमपी तो है बट वो प्राइवेट बिल माना जाएगा अगर वो लेकर आते। गवर्नमेंट बिल वो होते हैं जो गवर्नमेंट लेकर आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लेकर आएगा वो प्राइवेट बिल माना जाएगा, है ना। अब सिंपल लॉजिक है, लोकसभा में मेजॉरिटी एंजॉय करती है सरकार, तो अगर राज्यसभा से मान लेते राज्यसभा में सरकार की मेजॉरिटी है भी नहीं, तो राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाए तो लोकसभा में तो सरकार पास होने नहीं देगी क्योंकि सरकार की बिल है, सरकार की मेजॉरिटी है, सॉरी। तो कॉमन सेंस ये है कि कभी भी गवर्नमेंट बिल के अलावा
कोई ऐसा प्राइवेट बिल वो पास होने देगी? नहीं। अगर उसके पार्टी के मेंबर लेकर आते तब तो पास भी होने के चांसेस हैं, अदरवाइज नो नो, अ बिग नो। क्योंकि वो क्यों करेगी किसी अदर पार्टी मेंबर के बिल को अलाउ? क्योंकि जनता के को कैसा संदेश जाएगा कि गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि वो बिल बना सके, या सरकार जो भी होती है वो तो यही चाहेगी ना कि उसके कानून पास हो, उसके बिल पास हो, ना कि अदर पार्टीज के, वरना फिर वही काम कर लेना। इसका मतलब आप उनकी बातों से सहमत हो। तो जनता में ऐसा मैसेज देगी कभी गवर्नमेंट? तो इसीलिए गवर्नमेंट बिल ही मोस्टली पास होते हैं, प्राइवेट बिल तो हो ही नहीं सकते, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। यही यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है members other than ministers can also introduce the bill, but these have no chance of being passed without the support of the government. बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के पास नहीं होना। राज्यसभा से पास हो जाए, मान लो राज्यसभा में गवर्नमेंट मेजोरिटी एंजॉय नहीं भी करती है, लोकसभा से तो पास होना नहीं, और जब तक दोनों हाउसेस से पास नहीं होगा बिल बनेगा नहीं, बिल कानून बनेगा नहीं। दूसरा फंक्शन क्या है? ये तो आपका हो गया लॉ मेकिंग, जो कि सब जानते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है इसके पास, कानून बनाने की व्यवस्था। दूसरा है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। ये तो कहीं गया ही नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो देश चलाता है, जो इन कानूनों को लागू करता है, वही एग्जीक्यूटिव है। अब चूंकि ये भी पार्लियामेंट का पार्ट है, ये भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको अकाउंटेबल बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट के अदर लोगों का काम है। इनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, आपने ये काम क्यों किया, आप ये प्रोग्राम क्यों लेकर आए हो, आपने वहां पर ऐसी हरकत क्यों करी, आपने ये ऑर्डर क्यों पास कराया, है ना? तो जनता द्वारा जिनके प्रतिनिधि भेजे गए हैं वो इनसे क्या मांगते हैं? जवाब मांगते हैं, इनको अकाउंटेबल बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। इनका हर एक पॉलिसी और हर एक लॉ जो ये बिल लेकर आते हैं, पास तो पार्लियामेंट ही करेगी ना। बिल बना के भी क्या करोगे? आपने ड्राफ्ट कर दिया बिल, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट में रखा गया, लेकिन पास होना तो जरूरी है ना। तो कौन पास कराएगा? एग्जीक्यूटिव जो भी बिल लेकर आती है, या सरकार जो भी बिल लेकर आती है, उसको पास कराने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। अकाउंटेबल है, कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर। तरह तरह के क्वेश्चंस पूछती है, जवाब दो, और लाइव होते हैं ये सब। लोकसभा और राज्यसभा के पहले तो अलग अलग टीवी होती थी, अब एक ही मर्ज कर दी गई है, संसद टीवी बोलते हैं। उसमें आप डिबेट्स देखिए, सरकार से सरकार भी पूछ सकती है, बट मोस्टली सरकार से, सरकारी काम कर रही है तो सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकार को अकाउंटेबल बनाती है। जनता सुन सकती है उनके जवाब, कहीं झोल हो तो पकड़े जाएंगे। Perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remains responsible to the people who have elected them. जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी से ओवरस्टेप ना कर जाए, आगे ना बढ़ जाए, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो बाकी जनता को जवाब देना उनका काम है। और वो कैसे हो सकता है? थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस और मेकिंग देम अकाउंटेबल, बस। दूसरा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फंक्शन। देखिए, गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार के पास भी अपना एक खजाना या पर्स होती है, सारे पैसा जहां से वो कमाती है वो सब एक जगह इकट्ठा कर देती है। अब वो जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है? भारत सरकार के पास मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। ये सरकार जो है पैसे कहाँ से कमाती है? अलग अलग रिसोर्सेज से, रिवेन्यू, टैक्सेशन, आपका उधार मांग लिया, ये सारे खजाना एक जगह जमा हो गया। जैसे हमारे घरों में होता है, मम्मियाँ सारे पैसे इकट्ठा करके फिर बजट बनाती हैं, तो सारे पैसे इकट्ठा तो हो जाते हैं खजाने में, भारत का खजाना। लेकिन ये जो उन नीतियों को लागू करता है, ये जो हमारा मेन एग्जीक्यूटिव है, वो इस खजाने से पैसा नहीं निकाल सकता है। अप्रूवल किसकी चाहिए? पार्लियामेंट की। यानी सरकार जो है साल भर पूरा देश कैसे चलाएगी, कहां कहां पैसा खर्च करेगी, कहां कहां से पैसा आया उसके पास,
और कहाँ खर्च करेगी, इन सब का विवरण देती है इन बजट। और बजट का एक और मीनिंग है, क्या बोलते हैं इसको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। साल भर उसने बजट तैयार कर लिया और बता दिया पार्लियामेंट के पार्लियामेंट में सबमिट कर दिया। पार्लियामेंट फिर अप्रूव करेगी इस भारत के खजाने से पैसा निकालना, यानी पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल इसका होता है। कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ गलत तरीके से अगर खर्चा कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो या जानबूझ के ओवर स्पेंड कर रहे हो, उन सब पे कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है। तो भले भारत सरकार कितने भी पैसे जमा कर ले अलग अलग रिसोर्सेज से, वो पैसा निकालने का काम गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बना के रखेगी, अप्रूव पार्लियामेंट ही करेगा, तभी इसको पैसे मिलेंगे। यही वहां पर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स। ये पैसे कहां से आते हैं, बोल रहे हैं, ये पैसे कहां से आते हैं, गवर्नमेंट रेजेस थ्रू टैक्सेशन, रिवेन्यू, उधारबाड़ी भी हो जाता है, सब कुछ इसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखा हुआ है तो हम भी नहीं जाएंगे। लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द टैक्सेशन एंड द इन विच द मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर भारत सरकार कोई नए प्रकार का टैक्स भी लगाना चाहती है ना, नए प्रकार का जैसे कोरोना टैक्स लगाना चाहती है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो भी पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। आप अगर जनता पे किसी भी प्रकार का टैक्स, नया टैक्स बिना किसी मेन मतलब सब्सटेंस के आप लागू कराना चाहते हो तो कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लगा सकती है, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तो ही टैक्स लगा सकते हो। इसीलिए एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल है कि नहीं है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of the Lok Sabha. Financial power of the parliament involve the giant of resources to the government to implement its program. गवर्नमेंट जितने भी प्रोग्राम लॉन्च करती है उसको ग्रांट करने का या पैसा देने का काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट, बता ही चुकी हूं मैं। द गवर्नमेंट हैज टू गिव अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज स्पेंड एंड द रिसोर्सेज दैट इट हैज विशेस टू रेज। तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा लेजिस्लेचर को कि पैसे कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए और कहाँ से कमा रहे हो, सारा विवरण देता है। और इसी विवरण को क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में अलग अलग, भारत एक मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और अलग अलग सेक्शन के लोग पार्लियामेंट में आके अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर कोई अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन और अपने मुद्दों को उठाकर पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन करता है। डिबेटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिबेट, हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री क्या है, पार्लियामेंट। देयर इज नो लिमिटेशन इन द पावर ऑफ डिस्कशन। सरकार को जब जवाब देना होता है या कोई बिल इंट्रोड्यूस करना होता है, जो बहस होती है वो यही होती है। आपने बहस देखी होगी अगर, तो कुर्सी वुर्सी भी फेंक के मार देते हैं, इतना ज़्यादा इन्हें गुस्सा आ जाती है ना। तो हालांकि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिबेट का मतलब होता है एक हेल्दी डिबेट करना, जिसमें आप अपने बहस रखे, वो अपनी बातें रखे और जनता डिसाइड कर ही लेगी। एनीवे, मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, कि हर किसी को बिना किसी से डरे अपनी बात रखने का अधिकार है। यही तो डेमोक्रेसी है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिबेटिंग फंक्शन द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ द डिबेट, जहाँ पर जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि जो है सरकार से जवाब मांगते हैं, उनके द्वारा लाए गए किसी भी बिल, किसी भी रेजोल्यूशन से जवाब मांगते हैं कि आपने ये क्यों किया है,
उनको अपना पक्ष रखना होता है, विपक्ष अपनी बातें रखता है और जनता सुन रही होती है, और यही जो है बिना डरे वो अपनी बातों को कहते। इट इज पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज, और इसी वजह से देश में अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हो तो वो आराम से उन मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट उससे बचना भी चाह रही है तो भी वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग उस मुद्दे को खींच लाएंगे, राइट। तो दूसरा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। देखिए बहुत इजी है, संविधान भारत के लिए सबसे सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, सर्वोच्च सत्ता कौन सी है, सुप्रीम अथॉरिटी हमारे लिए संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, संविधान ने ही हम सबको पावर्स दिया, हमारे लिए सबसे सुप्रीम अथॉरिटी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब अपनी शक्तियां कहाँ से निकाल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप कहेंगे हमें कौन सी पावर मिली हो, ये बोलने की आज़ादी, सोशल मीडिया पे जाके किसी को भी उल्टा सीधा बोलने की जो आज़ादी आपको मिली हुई है विद इन अ लिमिट, वो कैसे मिली है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको मिली हुई है ना। तो यानी राष्ट्रपति, सबसे संवैधानिक उच्च पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति और लोअर से लोअर तबके का आदमी, सबको अपनी शक्तियां कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, चेंजेस लाए जा सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। और ये पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संविधान के किसी भी अंग को अमेंड कर सकता है, बट वो संशोधन या वो अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जो भारत, वो अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जो भारत, जो संविधान के इनकंसिस्टेंट या असंगत ना हो, ठीक है, असंगत नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा जिस सिद्धांत पर वो आधारित है, वो ना चेंज हो। बाकी पार्लियामेंट कहीं भी संशोधन कर सकती है किसी भी प्रकार का। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अब भाई हम एक सेकुलर कंट्री हैं, कल को आप हिंदू राष्ट्र ना हो जाओ। हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, कल को आप कह दो कि नहीं हम सोशलिस्ट कंट्री नहीं, आज से कैपिटलिस्ट है। आप समझ रहे मेरी बात को, वी आर सोवरेन, संप्रभु हैं। कल को आप बोल दो नहीं हम संप्रभु नहीं, हम तो उसके अंडर डोमिनियन स्टेटस लेंगे, अब यूएसए के अंडर डोमिनियन स्टेटस लेंगे, है ना। तो इन सब को, ये मूलभूत ढांचा है संविधान का, इसे आप हिला नहीं सकते हो। बाकी पार्लियामेंट कहीं भी संशोधन संविधान में कर सकता है, लेकिन वो संशोधन संविधान के अनुरूप है या नहीं है वो कौन देखेगा, वो डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, ही इज द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द संविधान। ये देखेगी कि पार्लियामेंट ने सही से अमेंड किया या नहीं। तो चेक्स एंड बैलेंस तो है ही देश में। तो पार्लियामेंट हैज द पावर, तो पार्लियामेंट की चूंकि पावर डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पास ये पावर है, डिस्कसिंग एंड इनैक्टिंग द चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चेंजेस ला सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, बशर्ते वो पास होनी चाहिए बाय बोथ द हाउसेज और स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि संविधान में चेंजेस लाए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 रूल समझ लो, रूल नंबर 368 जो कि इस संविधान के भाग या पार्ट 20 में, पार्ट 20 उसका रूल नंबर आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है ये कैसे होगा, और ये प्रक्रिया यही है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग बाय स्पेशल मेजॉरिटी पास होना चाहिए। यानी स्पेशल मेजॉरिटी गेन करनी चाहिए अलग अलग, और फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, जहां पर उसका कोई भी वीटो काम नहीं करेगा, कोई भी वीटो पावर्स, ये सब हो चुका है ऑलरेडी क्लास में, उसे साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी मुश्किल से तो ये संविधान में संशोधन होता है, स्पेशल मेजॉरिटी इतना आसान नहीं है गेन करना। और उसके बाद अगर उसको राष्ट्रपति साइन ना करे
या फिर पॉकेट वीटो बना दे, या फिर सस्पेंशन वीटो यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो ही प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सॉरी, चूंकि ये स्पेशल मेजोरिटी हो चुकी है पिछले ही चैप्टर में, फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता देती हूँ। स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत किसे कहते हैं? हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 members present and voting, present and voting। उस सदन का 50% प्लस 50% प्लस 2/3 उपस्थित और मतदान। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लोकसभा का एग्जाम्पल लें और 545 स्ट्रेंथ मान के चले लोकसभा की, तो मानते हैं इसका हाफ अगर आप निकालोगे अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ेगा 272 पॉइंट, तो इसको 273 मान लेंगे। पहला कंडीशन कहता है हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर ये लोकसभा से उठा है तो लोकसभा के लिए, और राज्यसभा से उठा तो राज्यसभा का हाफ स्ट्रेंथ। राज्यसभा की 245 की हाफ स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। वन 123 है ना। तो पहली कंडीशन की वो 273 तो आने ही आने हैं, और दूसरी कंडीशन है 2/3 उपस्थित और मतदान। इसका क्या मतलब हुआ? 545 में मान लेते हैं उस दिन 45 लोग एब्सेंट हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। फिर आपके बचे 500 लोग। 500 में से 100 लोगों ने कहा कि हम प्रेजेंट तो हैं बट वोट नहीं डालेंगे। वोट ही तो डालना है, वोट ही तो डालना होता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का रेजोल्यूशन आया है, हमने चेंजेस कर दिए हैं, अब आप वोटिंग के थ्रू बता दो आप सहमत हो उन चेंजेस से या नहीं। तो वोटिंग प्रेजेंट तो थे बट कह रहे हैं हम वोट ही नहीं डालेंगे। कितने बचे? 400। इस 400 में ये लोग प्रेजेंट भी हैं और वोट भी डाल रहे हैं, और 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है। प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोट भी करने चाहिए, तो इसका 2/3 निकाल लो। टू 266 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ये तो अचीव हो गया, बट क्या 273 लोग हमें अचीव हुए? 273 इन्होंने वोट किया? नहीं किया। मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई कि हाफ ऑफ द लोगों ने सहमति कर दी हो, क्योंकि हमें तो मिले सिर्फ 266, यानी 2/3 तो मिल गए, लेकिन ये नहीं मिल पाई इतनी मेजोरिटी। तो अब दूसरी केस में देखते हैं। दूसरे केस में क्या है? लोकसभा में 273 तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा देखते हैं, 545 में 45 लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे, एब्सेंट ही हैं। 500 में से 50 लोगों ने कहा प्रेजेंट तो हैं बट वोट नहीं डालेंगे। अब बचे आपके 450। 450 का 2/3 निकाल लीजिए। थ्री 300। आप देखो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई और ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, इसीलिए इसमें दोनों कंडीशन पूरी, यानी मैक्सिमम लोगों का समर्थन चाहिए मुझे, इसीलिए इसको स्पेशल मेजोरिटी और थोड़ी टफ मेजोरिटी माना गया है, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हुए। सेम ऐसे राज्यसभा के लिए दोबारा रिवीजन हुआ है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं संविधान में संशोधन पार्लियामेंट कर सकता है, और कैसे कर सकता है? थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। इलेक्टोरल फंक्शन भी है इसका। क्या है? पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है ना? याद है प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पर प्लस सारे राज्यों और केंद्र शासित राज्य जहां पर विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वहां के इलेक्टेड मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सिर्फ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के लोग नॉमिनेट करते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो इलेक्टोरल फंक्शन भी है, जुडिशियल फंक्शन भी है।
रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनको हटाने का काम कौन कर रहा है? पार्लियामेंट के पास पावर है। इन पोस्ट रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको अपने पद से हटाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। अब आप खुद सोचिए कि पार्लियामेंट के पास जुडिशियल फंक्शन हुआ या नहीं, लोगों को पद से हटाने का काम करती है। और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, इसे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी कहा जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। आपको जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो मैंने ये चीज प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी भी तो यही बैठा रहे, कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है रिमूवल के लिए, इंक्वायरी कमेटी भी यही बैठा रहे थे, और प्रेसिडेंट जो है अपनी बातों को भी पार्लियामेंट में ही रख रहा था और उसके बाद हटा दे रहे थे, तो जुडिशियल फंक्शन भी है इसका। अब हमारा पार्लियामेंट खत्म हुआ कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स है, ये एग्जाम में वन लाइनर में आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ राज्यसभा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो हम देख लेते हैं। जहां पर दो हाउसेज होते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, कुछ डिफरेंस होता है बिटवीन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेज, है ना। दोनों इक्वल नहीं होते। देखो लोकसभा लोगों की सभा है और राज्यसभा राज्यों की सभा है, और दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे हैं। तो कुछ पावर्स लेकिन फिर भी लोकसभा को ज्यादा मिली हुई और कहीं राज्यसभा को ज्यादा मिली हुई लोकसभा से। वही पावर्स को इन्होंने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पावर्स को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ये लोकसभा के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है, राज्यसभा के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है। कह रहे हैं लोकसभा यूनियन लिस्ट पे कानून बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बना सकता है ना, और वो मनी और नॉन मनी बिल्स पे भी कानून बना सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र के पास या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकारें बनाती हैं, लेकिन अगर राज्यसभा चाह ले तो वो यहां पर लिखा होगा कहीं पर, स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है। मे बी समवेयर हियर इट इज रिटन। ये वाला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। यूनियन पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट, केंद्र की पार्लियामेंट, पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। कौन बना सकता है? राज्यसभा देगी। राज्यसभा अगर चाहती है कि राज्य सूची से जुड़े विषयों पर कानून केंद्र यानी पार्लियामेंट बनाए, तो राज्यसभा ही ऐसा डिसीजन दे सकती है, क्योंकि राज्यसभा ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्य सूची से जुड़े विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्यसभा ही दे सकती है पार्लियामेंट को। लोकसभा तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़े किसी भी कानून पर बिल इंट्रोड्यूस करा देगी, लेकिन स्टेट लिस्ट पे नहीं करा सकती है। और स्टेट लिस्ट पे राज्यों की विधायिकाओं के पास पावर होती है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो वो पार्लियामेंट को पावर ये दे सकती है कि वो राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर हो गई। ऊपर चलते हैं, मनी बिल और नॉन मनी बिल। जहां पैसों का मैटर होता है वो मनी बिल कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां पे पैसों का चक्कर नहीं होता है वो सारे बिल क्या कहलाते हैं? नॉन मनी बिल। जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है उसको मनी बिल कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा क्या बचेगा? नॉन मनी बिल ही बचेगा, है ना, जहां पे पैसा इन्वॉल्व ना हो, ऐसा विधेयक जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो मनी बिल और नॉन मनी बिल दोनों ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट याद रखिएगा मनी बिल तो हो सकते हैं राज्यसभा, सॉरी नॉन मनी बिल तो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता राज्यसभा में। राज्यसभा कभी भी मनी बिल नहीं लेकर आ सकती है, सिर्फ लोकसभा लेकर आएगा। और राज्यसभा के पास पावर भी नहीं है, वो सिर्फ मनी बिल पे सजेशंस दे सकती है, रिकमेंडेशंस दे सकती है, लोकसभा माने या ना माने। यानी मान लेते कोई ऐसा बिल जो मनी से रिलेटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस
नहीं होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मनी बिल इज ऑलवेज गेट इंट्रोड्यूस, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, सॉरी लोकसभा, नेवर इन राज्यसभा। राज्यसभा के पास मनी बिल जाएगा फॉर 14 डेज। 14 डेज के अंदर राज्यसभा को इस बिल के ऊपर क्या कर सकता है, या तो कोई एक्शन नहीं लेगा, नो एक्शन, यानी 14 दिन में डिसाइड ही नहीं कर पाया मनी बिल के बारे में, या तो पास कर देगा, या तो रिजेक्ट कर देगा, और या तो रिकमेंडेशन देगा, भाई कुछ सुझाव दे देगा, इससे ज्यादा भी कर सकता है क्या। तो ऐसा मनी बिल से रिलेटेड बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा द्वारा उठाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा नहीं। दूसरा, लोकसभा से बिल पारित होने के बाद जब राज्यसभा को सिर्फ 14 दिनों के लिए दिया जाता है, 14 दिनों में अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो भी वो पास माना जाएगा राज्यसभा से। पास कर दिया तो कोई बात ही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया तो भी वो पास ही माना जाएगा, वो लोकसभा के ऊपर है। और अगर अपना कोई सुझाव देती है, अगर अपना कोई सुझाव देती है, अगर अपना कोई सुझाव भी देती है तो भी वो मैंडेटरी नहीं है लोकसभा के ऊपर कि वो माने, मन करेगा मानेगी, मन करेगा नहीं मानेगी। तो मनी बिल पे राज्यसभा की पावर को लिमिट किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉन मनी बिल पे इक्वल पावर्स हैं, कोई ऐसा बिल जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो उनमें दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। तो ये हो गया आपका। दूसरा, टैक्सेशन से रिलेटेड बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बजट वगैरह, एनुअल फाइनेंशियल, ये सारा जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए ये वो होता है। अब देखिए दोनों के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, सिर्फ एक के पास पावर नहीं है, दोनों के पास पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट जो है दोनों हाउसेस से अलग अलग पारित होना चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब इधर देख लो, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल लगाती है, उनसे क्वेश्चंस पूछती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछती है, रेजोल्यूशंस पूछती है, मोशंस पास हो सकता है विथ थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका क्या मतलब हुआ, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइजेज द कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशंस, बट यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव, ये क्या होता है। अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी मेरे को आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, अविश्वास, विश्वास ही नहीं है मुझे अब, अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं इसको। देखो, राज्यसभा में भी सरकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लोकसभा में भी पूछे जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ एक ही अंतर था कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार गिराई जा सकती है। कई बार मैं आपको बता चुकी हूं कि लोकसभा में ही सरकार बनती है, और अगर कोई पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं एंजॉय कर रही है तो लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी मुझे अब इस पार्टी के अंदर विश्वास नहीं है कि वो मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है। और ये तभी पॉसिबल है जब कोलिशन गवर्नमेंट होगी, वरना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी, मान लो मुझे पता चल गया कि वो पार्टी अपना समर्थन वापस ले रही है, तो लोकसभा में ही तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी सरकार गिराई जा सकती है। भाई सरकार बनती लोकसभा में तो लोकसभा में ही गिरेगी ना। तो क्वेश्चन तो वहां भी पूछे जा सकते हैं, यहां भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां लाया जाएगा, ओनली इन लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ही मेजॉरिटी एंजॉय करती है। तो लोकसभा के पास ये एक्स्ट्रा पावर हो गई। बस यही है कि भाई मुझे इस पार्टी में विश्वास नहीं है, अब उस पर वोटिंग होगा, अगर सरकार के पक्ष में गया तब तो बल्ले बल्ले है भाई, जीत जाएगा, और नहीं गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मेजॉरिटी आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, बस वही अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है नो कॉन्फिडेंस में। और ये अपोजिशन के लोग लेकर आते हैं, नो कॉन्फिडेंस, मुझे कोई विश्वास नहीं इस गवर्नमेंट में कि वो लोकसभा में मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है। बेसिकली कोलिशन गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है, तो वही वो डिफरेंस वहां पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब देखिए, इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव लोकसभा और राज्यसभा दोनों करते हैं, ठीक है, दोनों से पास होना चाहिए।
वो अलग बात है कि अगर इमरजेंसी को वापस लेना हो, नेशनल इमरजेंसी को, तो वहां पर लोकसभा को पावर दी गई है, यानी वहां पे राज्यसभा के पास पावर नहीं है। नेशनल इमरजेंसी को अगर वापस लेना हो तो सिर्फ लोकसभा के पास पावर होती है उस इमरजेंसी को वापस लेने की, वहां पे हाई कोर्ट के पास, सॉरी, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव्स द जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, वो आपको भी पता है, एंड सेम यहां पर भी है। participates in the election and removal of the president, vice president, judges of same, it can alone initiate the process for the removal, बट वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा से ही प्रस्ताव उठ सकता है, लोकसभा से नहीं। तो ये एक्स्ट्रा पावर है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास दो स्पेशल पावर हो गई, एक तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, वाइस प्रेसिडेंट को अगर उसके पद से हटाना है तो वो ऐसा प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा से उठेगा, लोकसभा सिर्फ एग्री करती है उससे। और दूसरा पावर, स्पेशल पावर, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो ऐसा पावर भी राज्यसभा ही पार्लियामेंट को दे सकती है। दो हो गए ना इसके स्पेशल पावर। और लोकसभा का तो हम देख ही रहे, मनी बिल पे इसको एक्स्ट्रा पावर है, बजट वगैरह पे एक्स्ट्रा पावर है ना। इमरजेंसी को वापस लेने के लिए भी लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, ये ऑलरेडी हमने उसमें कर लिया था। establishes the committees and the commission and considers their reports, ये दोनों में होनी चाहिए। देखिए इनके पास भी कमिटी होती है, ये कमिटी का गठन करते हैं, और क्या होती हैं कमिटीज वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसको, इस पॉइंट को अभी यहाँ पर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कमिटीज क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, वही जो हमने अभी किया है वही इन्होंने पैराग्राफ में लिख दिया है। तो मैं इसमें दो ही पावर लिखी हुई हूँ, मैं फटाफट यहाँ पे अंडरलाइन कराती हूँ और आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा क्या होता है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम राज्यसभा करती है, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा के पास पावर होनी चाहिए राज्यों को रिप्रेजेंट करने की। वो अलग बात है कि आजकल ये पार्टी को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यों को कम करते हैं। राज्यों के जो कोर मुद्दे होते हैं वो ये पार्टियां कभी भी नहीं उठाती हैं। यानी यूपी से अगर बीजेपी के एमएलए चुन के आए तो वो यूपी के कोर मुद्दों को ना उठाते हुए बीजेपी पार्टी के ही समर्थन में अपना हिसाब किताब रखेंगे। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जगह तो काउंसिल ऑफ पार्टीज बन गया है, पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते रहते हैं। इनके राज्यसभा के लिए क्या है पर्पस, टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट्स। भाई इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, लेकिन स्टेट्स की भी तो मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको भी तो कुछ पावर देनी पड़ेगी, वो राज्यसभा करती है। अब कह रहे हैं कोई भी मैटर हो जो कि किसी स्टेट को इफेक्ट कर रहा है, मस्ट बी रिफर टू इट फॉर द कंसेंट एंड द अप्रूवल। इसके कंसेंट और अप्रूवल के लिए इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेट्स मूव ऑन टू अदर। अगर स्टेट लिस्ट से हटा के किसी भी मैटर को यूनियन लिस्ट में डालना है या कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है तो ये काम राज्यसभा के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। ये पहला पॉइंट जो मैंने पहले ही बता दिया था। स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय को निकाल कर अगर यूनियन लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है तो ऐसा सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा ही ऐसा प्रस्ताव लाके पार्लियामेंट को पावर दे सकती है ना। इसीलिए राज्यसभा की ये स्पेशल पावर हो गई। दूसरा क्या है आपके, और दूसरा आपका वाइस प्रेसिडेंट का था, ठीक। अब कह रहे हैं लोकसभा के पास पावर क्या है, ओनली बाय लोकसभा। तो कौन सा था, राज्यसभा जो है कभी भी इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल। तो जाहिर सी बात है लोकसभा, और लोकसभा ही मनी बिल लेकर आएगी, राज्यसभा नहीं ला सकती है, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, क्योंकि भाई जनता ने चुनकर भेजा है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा पावर हो गया। इसीलिए
राज्यसभा क्रिटिसाइज तो कर सकती है गवर्नमेंट को, बट उसको रिमूव नहीं कर सकती है, क्योंकि जो भी सरकार को गिराने के खिलाफ प्रस्ताव आते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन दुनिया भर के, वो राज्यसभा से नहीं लाए जाते हैं, वो लोकसभा से उठाए जाते हैं। अब दूसरा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एक छोटा सा लाइन कि कहाँ गया, राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय एमएलए नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। ऐसा क्यों है कि राज्यसभा को पावर नहीं दी गई? भाई राज्यसभा जनता को रिप्रेजेंट थोड़ी ना कर रही, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई है, एमएलए इलेक्ट करके भेजते हैं राज्यसभा में। हमने जिनको राज्यों की विधानसभाओं में चुनकर भेजा है वो हमारे लिए चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, तो डायरेक्टली जनता के प्रतिनिधि तो नहीं होते ना ये। तो लोकसभा है, तो लोकसभा में ही डायरेक्ट जनता चुनकर भेजती है, तो जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्सिबल भी तो उन्हीं के प्रति रहेंगे ना, राज्यसभा के प्रति क्यों रहेंगे? इसीलिए यहाँ पर इन्होंने पूरा पैराग्राफ में इस चीज को लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप देख लो। नॉन मनी बिल जो कि दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स हैं, यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो स्पेशल पावर थी वो डिस्कस हो गई। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ, लॉ बनाते कैसे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर ठीक है, यहीं से शुरू करें। कोई भी बिल कैसे बनेगा, मान लेते हैं मैंने वही 18 से 21 साल का वही वाला, देखते हैं कि लड़कियों की एज 18 से 21 साल करनी है। लॉ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें। अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस बिल को ड्राफ्ट करेंगे। ये बिल फिर कैबिनेट्स के अप्रूव, कैबिनेट क्या हो गई, वही जो सरकार होती है हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, वो अप्रूव करेगा। फिर जाके ये बिल कहाँ रखा जाएगा, पार्लियामेंट में रखा जाएगा। क्योंकि ये अगर सरकारी बिल हुआ तो, प्राइवेट बिल हुआ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर इस प्रोसेस से ना गुजर के उल्टा क्या होगा, गवर्नमेंट उसको वैसे ही पास नहीं करने देगी। तो ये तो हो गया, यहाँ से हो गया, कैबिनेट अप्रूव किया, बिल को रखा गया। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है। मनी बिल हुआ तो सिर्फ मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है, राज्यसभा में नहीं। अदरवाइज नॉन मनी बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस ऑफ द, इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, है ना, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकती है। फिर बिल भेजा जाता है कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। कमिटी को भी भेजा जा सकता है, या हाउस उस हाउस में डिस्कस भी किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि कितना क्रूशियल वो बिल है। कमिटी को भेजा जाता है, पार्लियामेंट में कई सारी कमिटीज होती हैं, एस्टिमेट कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, बहुत सारी कमिटीज होती हैं। हर एक कमिटी का एक रोल है। यानी अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पूरे दिन कैसे बिजनेस कंडक्ट होगा उसके लिए एक अलग से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। वो डिसाइड करती है कि किस टाइम पर कौन सा बिल रखा जाएगा, कितने देर का डिस्कशन होगा, फलाना ढिमाका, मतलब सारा जो भी बिजनेस है वो लोकसभा का जितना भी कार्यकलाप है वो सारा जो है डिसाइड कौन करता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ऐसे ही स्पेशल अगर कोई बिल है और हमें लगता है कि इसको कमेटी को सौंप देना चाहिए, देखो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा या राज्यसभा में तो सब एक एक क्लॉज को पढ़ के डिबेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मान लेते बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और गवर्नमेंट चाहती है, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो वो अपने बिल को भेज सकती है कमिटीज को। ये कमिटी क्या करती है, एक एक क्लॉज को, एक एक लाइन को पढ़ती है। जरूरी नहीं कि वो कमिटी को भेजे, मैं अभी भी बता दूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कमिटी को भेजे। हो सकता है कि वो कमिटी को ना भेजे, ये प्रोसेस स्किप कर दे और हाउस में खुद ही वो डिस्कस कर ले वो लोग, जरूरी नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन जिसने बिल इंट्रोड्यूस किया है वो भेजना चाहता है या नहीं। ठीक,
उसके बाद कमेटी, अगर कमेटी को भेज दिया तो वो अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में वो जनता की, पीपल के राय को भी इंक्लूड करेगी कि जनता क्या चाहती है। फिर हाउस जो है उस पर वोटिंग कराएगा, बहस कराएगा, वोटिंग कराएगा। अब हो सकता है वो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ले, ना करें। उसके बाद डिटेल डिस्कशन होगा बिल में, और बिल जो है एक्सेप्ट यानी थ्रू वोटिंग एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वो भेजा जाएगा दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। वहां भी सेम ऐसे ही चलेगा, अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स द रिकमेंडेशन, सुझाव देगा। सुझाव भी दे सकता है तो फिर बैक टू लोकसभा जाएगा। और अगर लोकसभा से इंट्रोड्यूस हुआ था तो राज्यसभा में अगर उसने सुझाव दे दिया, अप्रूव कर दिया तो कोई बात ही नहीं है, सुझाव दिया तो बैक टू लोकसभा जाएगा। अब सुझाव को माने नहीं माने फिर दोबारा इंट्रोड्यूस करा सकता है, वो तो लोकसभा के ऊपर है। उसके बाद इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद वो वहां से भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाएगा। अब प्रेसिडेंट साइन भी कर सकता है और रिकंसिडरेशन यानी एक बारी पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, और पॉकेट वीटो भी कर सकता है ना, उसके पास वीटो पावर आ गई। और फिर अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो बिल बिकम्स लॉ। दोबारा देखते हैं, एक बिल अगर सरकारी बिल है तो वो किसी मिनिस्ट्री के सुपरविजन में ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है। ये ड्राफ्ट जो है कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जाता है, फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, अगर नॉन मनी बिल है तो किसी भी हाउस में उठ सकता है। वो बिल क्या करेगी, या तो जिसने इंट्रोड्यूस किया है अगर वो चाहता है तो वो कमेटी को रिफर कर दिया जाएगा। कमेटी होती हैं जो कि आपके बिल को डिटेल्ड में पार्लियामेंट द्वारा ही बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट के लोग ही होते हैं, उसमें अपोजिशन के लीडर्स भी बैठते हैं। तो वो लोग हर एक क्लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और रिपोर्ट को मानना ना मानना भाई उस बिल जिसने इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर होता है। उसके बाद उसमें डिस्कशन की जाती है बिल के ऊपर हर एक डिटेल में। उसके बाद उस पर वोटिंग कराई जाती है। अगर वो पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाएगा। अब दूसरा हाउस पास भी कर सकता है और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, और ना भी पास कर सकता है। रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो बैक टू फिर से लोकसभा में, अगर उठा था तो लोकसभा में चला जाएगा, और राज्यसभा से उठा था तो लोकसभा में चला जाएगा। अब वो माने या ना माने दोबारा इंट्रोड्यूस करा देंगे बिल, है ना। और अगर रिजेक्ट कर दिया तो बात ही खत्म, बिल खत्म। और अगर पास कर दिया तो पास करने के बाद चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करेगा, नहीं तो अपने वीटोज लगा देगा, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अप्रूव कर दिया तो बिल बिकम्स लॉ। ये ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है फिर, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ज्वाइंट सेशन क्या होता है, ये ज्वाइंट सेशन है आपका संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता हमेशा स्पीकर करेगा। संयुक्त अधिवेशन मतलब ये है जैसे हर बिल लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग पारित कराया जाता है ना, वो अलग बैठते हैं पारित कराते हैं, फिर ये अलग बैठते हैं पारित कराते हैं। ज्वाइंट सेशन में दोनों एक साथ बैठते हैं और इसमें लोकसभा का अपर हैंड हो जाता है। जाहिर सी बात है 545 और 245 सीट दोनों लोग साथ में बैठेंगे, अलग अलग पारित नहीं कराना, एक साथ पारित कराना, तो लोकसभा का अपर हैंड हो जाता है। और अगर इनडायरेक्टली बोलूं, टेक्निकल वे में बोलूं तो गवर्नमेंट का अपर हेड हो जाता है, और गवर्नमेंट ही बेसिकली ज्वाइंट सेशन बुलाती है। प्राइवेट बिल पे तो बुला भी नहीं सकते क्योंकि प्रेसिडेंट बुलाता है ज्वाइंट सेशन, और प्रेसिडेंट वही करेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, है ना। तो गवर्नमेंट का अगर कोई बिल फंस रहा हो और मान लेते इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको अपनी क्लियर इमेज बनानी है, और ये बिल बहुत ज़रूरी है आगामी चुनाव में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये बिल पास नहीं हो पा रहा, बार बार राज्यसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो ज्वाइंट सेशन बुला लेगा। साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी बिल साथ में बैठ के अगर बिल होगा तो 545 सीट्स में अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तो आराम से वो बिल पास हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ज्वाइंट सेशन जो है प्रेसिडेंट बुलाता है, बट प्रेसिडेंट बुलाता तो है लेकिन आप भी जानते हैं कि वो किसके एडवाइस पे बुलाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट के एडवाइस पे बुलाता है। इसमें दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और बिल को पास करा दिया जाता है विद सिंपल मेजोरिटी, एंड लोकसभा का दबदबा रहता है इसमें। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि राज्यसभा में तो वाइस प्रेसिडेंट बैठता है जिसको चेयरमैन बोलते हैं, और यहाँ पर स्पीकर। तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, उसके बाद जाके आपका चेयरमैन करता है, ठीक है। अब ज्वाइंट सेशन, ये बिल पारित हो जाएगा और आपके प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो दिस वाज द ज्वाइंट सेशन, जिसको मैंने रफली आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। मूविंग ऑन टू ज्वाइंट सेशन अंडर आर्टिकल 108 होता है। इसकी प्रक्रिया बताई गई है आर्टिकल 108 में।
ज्वाइंट सेशन की, जिसको प्रेसिडेंट बुलाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिल जो है क्या बोलते हैं इसको, इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। भाई जो गवर्नमेंट बिल लेकर आए वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है, जो जो गवर्नमेंट बिल लेकर आए वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। अदर देन दैट प्राइवेट बिल होता है। गवर्नमेंट क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो भी बिल लेकर आए वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। उसके अलावा मनी बिल या नॉन मनी बिल में भी आपको बंटवारा किया जा सकता है बिल का। जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो मनी बिल है, जिस अदर देन दैट जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो नॉन मनी बिल है। नॉन मनी बिल भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में मनी थोड़ी ना इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन का बिल जो है वो ये कहलाता है। और ऑर्डिनरी बिल, बाकी जितने भी लेजिस्लेशन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ना हो और मनी बिल ना हो उसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपको टिक मारना हो तो कर लो, बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस, द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि लॉ मिनिस्ट्री एंड ऑल दैट, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू अ डिटेल, वी हैव ऑलरेडी डन इट। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, वंस पास दियर इट इज सेंट टू द राज्यसभा, और राज्यसभा के पास कोई बहुत ज्यादा पावर इसके खिलाफ होती नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कर लेते हैं। ये लाइन है, कहता है कि लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन द कमिटीज, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कमिटीज आर कॉल्ड मिनिएचर लेजिस्लेचर। दिस इज द सेकेंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज वोटिंग हो जाती है। नॉन मनी बिल इज पास बाय वन हाउस, इट इज सेंट टू द अदर, वेयर इट इज गोइंग टू द गोज थ्रू द सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर। अब देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपका जो ये मनी बिल है, सॉरी जो कमिटीज हैं उनको मिनिएचर लेजिस्लेचर बोलते हैं। यानी ये आपकी किसी भी बिल को डिटेल्ड में पढ़ती हैं और आपके पार्लियामेंट के भी एग्जीक्यूटिव के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखती हैं। अब आप कहोगे लेकिन सारी बिल तो नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो वो डिटेल्ड में काम करते हैं। और सिर्फ एक ही बिल नहीं है, दुनिया भर के वहां पे कमिटीज बनाए गए हैं। बिल के लिए कमिटी बनाने की बात मैंने करी थी कि मन करेगा तो जिसने इंट्रोड्यूस किया वो कमिटी को रिफर कर दे, अदरवाइज आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एस्टिमेट कमिटी उसको अलग से देखती है। आपके दिन भर के जो क्रियाकलाप है उसको बिजनेस एडवाइजरी कमिटी देखती है। आप समझ रहे, यानी हर एक काम के लिए एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कौन लगाता है, कमिटीज। इसीलिए इनको मिनिएचर लेजिस्लेचर बोलते हैं। ये कमिटीज बनती कैसी हैं, कभी कभी सिर्फ लोकसभा की कमेटी होती है और कभी कभी राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है जो कि आपके गवर्नमेंट पर नजर रखती है। और चूंकि डिटेलिंग में है नहीं तो हम इसको ज्यादा डिटेलिंग में करेंगे नहीं। पार्लियामेंट द्वारा ही बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के लोग भी होते हैं। ये एक लाइन थी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, बट फिर भी आप टिक मार ले तो अच्छा है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट, ये मनी बिल के मैटर में बता रहे हैं कि या तो अप्रूव कर देगी मनी बिल के में, या तो अप्रूव कर देगी या फिर कुछ सजेशन सेंड करेगी, या तो क्या करेगी, विद इन 14 डेज कोई भी एक्शन नहीं लेगी। और कैन नॉट रिजेक्ट, क्योंकि मैंने आपसे बोला रिजेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है। अगर वो रिजेक्ट कर भी देती है तो भी कोई असर पड़ेगा नहीं, उसके पास ये है ही नहीं। तो कैन नॉट रिजेक्ट इवन, और कोई एक्शन नहीं लेती है तो भी वो पास माना जाएगा। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा,
और मनी बिल के मैटर में राज्यसभा अगर कोई सुझाव देती भी है तो वो भी माना नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टिल दे हैव इंक्लूडेड हियर, सो आई हैव कंप्लीटेड इट. How does the parliament control the executive? हम्म हम्म इसमें इसमें बचा है. नहीं, खत्म ही होने वाला होगा. अच्छा, नाउ हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? वेरी इजी, बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं. आपको भी पता है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है, बाय मेकिंग देम अकाउंटेबल, राइट. एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछती है, तरह तरीके से क्वेश्चन पूछती है, उनके फाइनेंशियल कंट्रोल पे रखती है, यानी गवर्नमेंट को अगर कोई पैसा चाहिए तो पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसको लॉ बनाने की भी अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. तो दे आर, ठीक है, सो दे आर actually controlling the they have the full control on the executive. Now let's discuss. अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी इंजॉय कर रही हो लोकसभा में तो वो क्या करेगी, उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी, आर्बिट्रेटरी पावर्स आ जाएगी विद द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, है ना. आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना रवैया करेगी, राइट. उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या हो सकता है, कैबिनेट डिक्टेटरशिप में भी बदल सकता है, वेयर द कैबिनेट लीड्स एंड द हाउस merely follows. Only if the parliament is active and vigilant can it keep regular and effective check on the executive. There are many ways in which the parliament can control the executive, but basic to them is all the power and the freedom of the legislator as people's representatives to work effectively and fearlessly. कह रहे हैं अगर एक ही पार्टी सत्ता में आ जाए तो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा से बिल पास ही हो जाएगा और थोड़ी बहुत मेजॉरिटी अगर राज्यसभा में वो एंजॉय करता है तो राज्यसभा से भी पास होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि फिर पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी से कैबिनेट डिक्टेटरशिप में ये बदल सकता है, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ तरीके हैं जिससे वो उसके ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं. क्या है वो कंट्रोल? Whatever the member may have said in the legislature, this is known as, okay. The presiding officer of the legislature has the final power in deciding the matters of breach of privilege, है ना. The main purpose of such privilege is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise the effective control over the executive. How does the parliament exercise such control? ये तो आपका यहाँ पर हो गया. What do you mean by parliamentary privilege? देखिए, पार्लियामेंट के दौरान जो भी कार्रवाइयाँ सुनवाइयाँ होती हैं उनको इम्यूनिटी दी गई है. आप उनके खिलाफ जो है जो भी प्रोसीडिंग चलती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि क्या पेपर में छपेगा, क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा. उनके पास फुल अथॉरिटी होती है और उनकी कही गई बातों को भी आप जो है इम्यून किया गया है. पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान कही गई बातों को इम्यून किया गया है. और अगर कोई ऐसी बात जो कि असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, उस पे एक्शन और कोई नहीं ले सकता. वो एक्शन कोर्ट भी नहीं ले सकती. वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा, वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर. लोकसभा में है तो स्पीकर लेगा और राज्यसभा में है तो वहाँ का चेयरमैन लेगा, अदरवाइज नहीं. अच्छा, ये इन्होंने अभी इसमें कहानी कुछ बताई नहीं है. कहानी अब यहाँ से शुरू होगी, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है. तो मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेज क्या हो गई भाई, किसी ने पार्लियामेंट की कार्रवाइयों के दौरान जितने भी एमपीज होते हैं उनको इम्यून किया गया है. उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का आप, हाँ जी, हाँ, रजिस्टर, हाँ हाँ, तो आप बैठ के पीछे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आप पीछे कर लो टेस्ट, कोई इशू नहीं है. ओके, तो आपका पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेज क्या हो गया भाई, आप किसी भी खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स
अगर जितने भी एमपीज हैं, किसी भी अगर कोई भी कार्रवाइयाँ वो पार्लियामेंट के दौरान कोई भी बातों को अपनी रख रहे हैं, वो इम्यून है उनकी बातें। आप अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो उनकी बातों को या पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको काट छाट के दिखाएगी या पब्लिश करवाएगी। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होता है। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं किसी भी एमपी का असभ्य बिहेवियर है तो उस पर कोर्ट नहीं कार्रवाई कर सकती है, उस पर वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एक्शन ले सकता है, अदरवाइज नो बडी हैज द अथॉरिटी टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। तो ये इम्यूनिटी मिली हुई है, वही उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है। चलो लेट्स मूव ऑन टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्लियामेंट कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बार बार हो चुका है, मैं क्या ही बोलूं उसको। डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस, डिस्कशन करती है वो, सरकार को अकाउंटेबल बनाती है। अप्रूवल एंड द रिफ्यूजल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गई मेजोरिटी, बताओ प्रूफ करो। फाइनेंशियल कंट्रोल मैंने आपको बता ही देते, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, कानून को अप्रूव या रिफ्यूज करने का, भाई सरकार बिल लेकर आ सकती है ना, पास कराने का काम तो पार्लियामेंट ही करेगा। उसके बाद डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, तो डिस्कशन भी कर सकती है। तो ये इसको डिटेलिंग में अभी मैं क्या ही बताऊं, ये ऑलरेडी इतनी बारी हो चुका है कि अभी मैं खुद भी थक गई हूँ। क्या है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन? ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द policy direction of the executive and the ways in which the policies are implemented. Apart from deliberating on the bills, control may have been exercised during the general discussions in the house. The question hour, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आवर किसे बोलते हैं? विच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। Zero hour where the members are free to raise any question that they think is important, though the minister are not bound to reply. Half an hour discussion on the matters of public importance, adjournment motion etc are some instruments of the exercising the control. अब इतनी हैवी लाइंस इन्होंने इंट्रोड्यूस बोली है तो मैं बता देती हूँ। एक होता है आपका क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट के स्टार्ट होने के 0 आवर से पहले होता है। 0 आवर देखिए उसको कहते हैं जब आपका दोपहर का 12 बजता है, तो ऐसे से नहीं होता, तो ये मीडिया ने चलाया हुआ है, मीडिया द्वारा ये किया गया है, इसको 0 आवर बोलते हैं ना। 0 लिखा होता है ना, 12 बजे, दोपहर का जो 12 बजे होता है वही 0 आवर है। वहां पे उससे पहले क्वेश्चन आवर चलता है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन आवर जो है एवरी डे पार्लियामेंट के सेशन में होता है, जहां पे मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्ड करना होता है जो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जाहिर सी बात है ज्यादातर सरकार से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं पूछ सकती है, बट सरकार ही काम कर रही है तो सरकार इतना पूछती नहीं है किसी से, सरकार ही जवाब दे रही होती है। सरकारी काम कर रही है तो तुम ही जवाब दोगे ना, बस बात खत्म है। 0 आवर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि पूछने चाहिए, वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, यानी सुबह ही ये लोग सबमिट करते हैं वो क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता। क्वेश्चन आवर में तो प्रिपरेशन का टाइम होता है, आपको हफ्ते भर दिए जाते हैं ना प्रिपरेशन करने के लिए, बट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है। सुबह आप सबमिट करते हो कोई क्वेश्चन आवर, सॉरी 0 आवर में मैं इस मिनिस्टर से ये क्वेश्चन करूंगा, बट मिनिस्टर जो है बाउंड नहीं होता रिप्लाई करने के लिए, मन करेगा तो देगा। हाफ एन आवर डिस्कशन भी होता है आफ्टर 0 आवर, सेकेंड हाफ में होता है। वहां पर क्या होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का या एडजर्नमेंट मोशन, पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई विषय है तो उस पर डिस्कशन होएगा। मान लेते हैं कहीं वायलेंस हो रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। एडजर्नमेंट मोशन यानी कोई ऐसा ऐसा देश में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई है जिस पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ऐसा मुद्दा आ गया, मान लेते किसी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का की डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, और अब आपको पार्लियामेंट को एडजर्न करना है, तो उस टाइम पे भी एडजर्नमेंट मोशन, यानी पार्लियामेंट में लोग अपनी बातों को थ्रू मोशन रखते हैं, ऐसा नहीं चिल्लाया, हाथ खड़ा किया और बोल दिया, तो अपनी बातों को प्रस्ताव के रूप में वहां पर रखा जाता है, और इन्हीं और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन प्रस्तावों को एडजर्नमेंट मोशन या फिर हाफ एन आवर डिस्कशन में किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे को डिस्कस करना या फिर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना, वो सब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के मद्देनजर किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके CUCT में इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। अब आपका यहाँ पर एक आया है
एक लाइन, क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग द विजिल ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑब्वियसली क्वेश्चन आवर हो गया आपका, इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो सरकार से, राइट। 0 आवर हो गया, इसमें भी आप क्वेश्चन पूछते हो सरकार से, है ना। हाफ एन आवर आप डिस्कशन कर रहे हो, अगर सरकार किसी मुद्दे से बच रही है तो आप इस पे डिस्कशन कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। इन सब से क्या हो रहा है, आप सरकार को अकाउंटेबल बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, बस वही है। सरकार की किसी भी नीतियों, किस तरीके से उसने इम्प्लीमेंट किया, उन सब नीतियों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो क्वेश्चन आवर 0 आवर, हाफ एन आवर हो गया। और उसके अलावा जो मैंने आपसे बोला था कि हाफ एन आपका मोशन हो गया या बिल हो गया, वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें भी डिस्कशन होता है, लेकिन वो सेकेंड हाफ ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में होता है। देखिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चूँकि मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकती हूँ, दिस इज़ जस्ट एन 11th क्लास एनसीईआरटी, तो मैं तब भी अपनी तरीके से काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि लेमन लैंग्वेज में बस क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स इट। इसमें आपको प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको टाइम दिया जाता है, और इसमें आपको सुबह सबमिट करना होता है, और थोड़ी देर बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो मैं एमपी हूँ और मुझे दूसरे वाले एमपी से कुछ क्वेश्चन पूछना है, बेसिकली सरकार से ही पूछे जाते हैं, तो मैं सुबह जाके सबमिट कर दूंगी कि ये क्वेश्चन मुझे इनसे पूछना है। तो इसमें शॉर्ट नोटिस पे चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर थोड़ा टाइम दिया जाता है, बेसिकली अच्छा खासा टाइम आपको दिया जाता है, आप प्रिपेयर कर सकते हो उस क्वेश्चन को, पहले से ही सबमिट कराना होता है कि मैंने ये क्वेश्चन इस तारीख को इस व्यक्ति से पूछना है। और कौन सा क्वेश्चन कौन किससे पूछेगा, क्योंकि सभी लोग पूछना चाहते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वहाँ का, वो डिसाइड करता है। इससे ज़्यादा आपको डिटेलिंग में जानने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्वेश्चन आवर में, क्योंकि सरकार को अकाउंटेबल बना रहे हैं ना, और मैक्सिमम अटेंडेंस भी इसी टाइम पे देखी जाती है। भाई विपक्ष वाले भी क्यों मौका दें, चूकेंगे, है ना, इसमें ज़्यादा दी जाती है। और गवर्नमेंट से तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइस राइज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, एट्रोसिटीज ऑन वीकर सेक्शन, जो भी चल रहा हो मुद्दा, जो भी हो जो भी उस समय चल रहा होगा, वो सारे अकाउंटेबिलिटी उनसे मांगी जाती है। किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड डेटा मांग लेते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं वो ना। अब देखिए डिस्कशन इतना ज्यादा हीटेड हो जाता है, आर्ग्यूमेंट, कि वो अपनी आवाज ऊंची करने लगते हैं, वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस, वॉक आउट इन द प्रोटेस्ट टू मेक देयर पॉइंट, है ना। पार्लियामेंट की कार्रवाइयों को भी स्थगित करवा देते हैं कभी कभी, तो ना ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हो हल्ला करने लगते हैं। ये सब हमारे लिए जानने योग्य नहीं है। अब ये देखिए, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन, ओह सॉरी, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन, approval and ratification of laws. Parliamentary control is also exercised through the power of ratification. Bill become only law only with the approval of the parliament. A government has the support of the disciplined majority may not find it difficult to get the approval of the legislature. अब देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई आप कितना भी बिल लेकर आ जाओ, सरकार लेकर आ जाए, पार्लियामेंट ही उसको लॉ बना सकती है ना। इफ द गवर्नमेंट हैज द मेजोरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा, तो क्या होगा, बिल कभी पास होगा ही नहीं। इसमें इन्होंने एक कहानी बता रखी है, जनता पार्टी जो 1977 में आई थी, इंदिरा गांधी जी हार गई थी आफ्टर इमरजेंसी, तो वही कहानी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई कि 1977 में जनता पार्टी आई, जो कि एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। एनडीए रूल आया 2000 में, वो भी अगेन कोलिशन गवर्नमेंट था। अब इन्होंने क्या किया, इनको बड़ी मुश्किल होती थी, है ना, अपने बिल्स को पास कराने में। लोकपाल बिल ऐसे ही फेल हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल ऐसे ही फेल हो गया, क्योंकि राज्यसभा में ये मेजोरिटी नहीं एंजॉय करते थे। तो आप देख रहे हो सरकार के ऊपर एग्जीक्यूटिव चूंकि यही लोकसभा का पार्ट है, सरकार जो है लोकसभा से बनती है, तो वो फुल ऑन कंट्रोल लगा रहे हैं। ये सारी ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं इतना
फाइनेंशियल कंट्रोल, जो भी आपका बजट होता है, जो भी अप्रूव किया जाता है लेजिस्लेचर के थ्रू, वो गवर्नमेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है यानी पार्लियामेंट जो है, वो हर एक पैसे का हिसाब रखती है। और गवर्नमेंट के किसी भी प्रोग्राम के थ्रू अगर गवर्नमेंट ने इतना पैसा मांगा है, उसकी स्क्रूटनी करने के बाद पैसा भी अलॉट पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। तो वही फाइनेंशियल कंट्रोल भी है इसके पास, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा कॉन्फिडेंस मोशन ये भी ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार लिखा हुआ है तो मैं करा देती हूँ। पार्लियामेंट इंश्योर द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या है? Government has the support of its party or coalition of parties that have a majority in the Lok Sabha. The power of the House to dismiss the government is fictional rather than real. After 1989, several governments have been forced to resign due to lack of confidence of the. Each of these government lost the confidence because they failed to retain the support of their coalition. कई बार बता चुकी 1989 के बाद ना इतनी सारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी कि बेचारों को फोर्स किया गया, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, कोई ना कोई पार्टी हाथ खड़े कर देती थी, सपोर्ट ले लेती थी और गिर जाता था। ऐसा हमेशा लोकसभा से ही नो कॉन्फिडेंस मोशन उठता है। ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रही हूँ। What do the committees of parliament do? Appointment of committees for various legislative purpose. These committees play a vital role to merely in law making but also in the day to day business of the house. देखिए इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताया, तो मैं आपको ये बता दूं, हर एक काम करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास अपनी अपनी अलग अलग कमिटीज हैं। लोकसभा की पूरे कार्यकाल को पूरे प्रोसीडिंग्स को करवाने या कार्रवाइयों को सुचारू रूप से डे टू डे करवाने के लिए एक अलग से कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ऐसी राज्यसभा की अपनी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। किसी बिल को डिस्कस करना हो तो उसके लिए अलग कमेटी है। सरकार ने अगर बिल पैसे मांगे हैं तो उसको एस्टिमेट कराने के लिए एस्टिमेट कमेटी है। यानी हर तरीके के, और जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट के, जो पीएसयूज होते हैं, उस पर नजर रखने के लिए अलग से कमिटी है। और आपके जितने भी मिनिस्ट्री हैं, 24 मिनिस्ट्रीज हैं, तो 24 मिनिस्ट्रीज के लिए एक एक कमिटी बनाई है पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में जो है, पार्लियामेंट के लोग ही इस कमिटी का सदस्य होते हैं और ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखते हैं थ्रू कमिटीज। और कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा बिल जो ये लोग चाहते हैं कि डिस्कस हो जाए एक साथ, तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ ज्वाइंट कमेटी, जेपीसी, सॉरी मैंने क्या लिखा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना देते हैं। दोनों एक साथ किसी बिल को डिस्कस कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है तो उसको डिसॉल्व भी कर देते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। कुछ प्रॉपर कमेटी होती हैं जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होती, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई दी हैं। और ये सारे कमेटी किस रोल के लिए हैं? ये सिर्फ काम करते हैं पार्लियामेंट के डे टू डे लाइफ को ढंग से चलाने के लिए, आराम से चलता रहे, उसी के लिए बनाई जाती हैं। इससे ज़्यादा इस पैराग्राफ में कुछ दिया नहीं है, तो मैं डिटेलिंग में क्या ही बताऊँ इसमें। ये आपका यहाँ पे, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। मैंने कहा 24 मिनिस्ट्रीज है, तो हर एक मिनिस्ट्री के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी है। उनके बजट, एक्सपेंडिचर, बिल्स, सब कुछ को देखते हैं वो, है ना। गवर्नमेंट के ऊपर फुल ऑन कंट्रोल होता है। इसमें ना, इस कमिटीज में अपोजिशन के लोग भी बैठते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको जेपीसी भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, एक कमेटी बना दी जाती है। वो उनका काम खत्म हो जाता है उस कमेटी का, तो उसको डिसॉल्व कर देते हैं। यही जेपीसी कमेटी है। कमिटीज के थ्रू इनका काम होता है, इसे तो मिनिएचर लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको।
एक लाइन यहाँ पर देखिए, पार्लियामेंट हैज मेयरली अप्रूव द वर्क डन इन द कमिटीज विद द फ्यू ओकेजनल। कमिटीज की बातों को कभी भी पार्लियामेंट शायद ही ओवर रूल करती हो, हमेशा एक्सेप्ट करती है। और याद रखिएगा, कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता, कोई भी बजट सैंक्शन नहीं हो सकता अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट्स और सजेशंस मेड बाय द कमिटीज। कमिटीज के सजेशन को शायद ही वो रिजेक्ट करती हो, हमेशा मानती है। पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है? देखिए, ऐसे तो ये सबसे हाईएस्ट डिबेटिंग फोरम है ना, सारे अपने फंक्शंस को करती है ये, लेकिन ये करती कैसे है? आप याद रखिए, वहां पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि फाइनल अथॉरिटी होता है लेजिस्लेचर के बिजनेस को कंडक्ट कराने के लिए। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, वो सारे सुचारू रूप से सारे काम को कराने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बैठा हुआ होता है। एक लास्ट चीज जो मैंने आपको बतानी है, उसके बाद इस चैप्टर का एंड है, वो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985 से 52nd अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल जुड़ा। 10th शेड्यूल, जहां पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, समझ में आ रहा है? डिफेक्ट कर दिया, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है? थ्रू कमिटीज और थ्रू प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वहां का सुप्रीम अथॉरिटी होता है, वो जो कहेगा वही होता है। लोकसभा का लोकसभा के लिए, राज्यसभा का राज्यसभा के लिए। और लोकसभा से अगर कोई बिल पास हुआ तो प्रिसाइडिंग स्पीकर साइन करेगा, राज्यसभा से पास हुआ तो चेयरमैन करेगा। लेकिन कह रहे हैं कि और भी सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी को डिफेक्ट कर देते हैं, यानी दल बदल लेते हैं, यानी अपनी पार्टी को छोड़ के, चुने तो बीजेपी से गए थे, अब अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाना चाहते हैं, कांग्रेस ने खरीद लिया। ये पहले बहुत होता था, कोई निर्दलीय इलेक्ट हुआ तो उसे खरीद लेते थे, है ना, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते थे। और निर्दलीय उम्मीदवार को क्या मिलता था? जो बिना किसी पार्टी के चुना गया हो, पैसे। सारा खेल पैसों का है। अब क्या होता था, कोई बिल, मान लेते बीजेपी की सरकार है और कोई बिल लेकर आती थी, तो बीजेपी के कुछ मेंबर्स उस बिल को पास नहीं होने देते थे, उसके खिलाफ वोटिंग कर देते थे, तो सरकार के खिलाफ वोटिंग। ऐसे चीजों को क्या होता है, ये हर्डल होता है, पार्लियामेंट को अच्छे से चलने नहीं देता। इसी सबको रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 है ये। 85 से 10th शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में, और वहां पर एक लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। कहा गया कि आप अपने पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट द व्हिप नहीं जा सकते हैं। आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। आप जिस पार्टी से चुनकर गए हैं उसी पार्टी में रहेंगे। अगर आपने दल बदला तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपकी पार्टी चाहती है कि कल एक इंपॉर्टेंट दिन है, आप उपस्थित रहें और वोट करें उनके फेवर में, अगर आपने नहीं किया, आप पार्टी के खिलाफ गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, बस एक कंडीशन ऐसी होती है, टू थर्ड पार्टी अगर छोड़कर नई पार्टी, किसी पार्टी में नहीं मर्ज होना, नई पार्टी अगर बनाते हैं तो इसे एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। 2/3 लोग अगर एक पार्टी को छोड़कर कोई नई पार्टी बनाए, पार्टी में मर्ज ना हो, तो इसे एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट के चुनाव में मान लेते बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं, और बीजेपी का कोई पार्टी का सदस्य इस उम्मीदवार को ना वोट देकर कांग्रेस पार्टी वाले उम्मीदवार को वोट देना चाहता है, तो इसे अगेंस्ट द व्हिप नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट के चुनाव में इसे अगेंस्ट द व्हिप नहीं माना जाता। इन दोनों एक्सेप्शन को छोड़कर अगर आप अपने पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये बिल इंट्रोड्यूस, और इस पे डिसीजन कौन लेगा कि इसने दल बदला है? वो डिसीजन लेता है उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यही वहां पर लिखा हुआ था, उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है। ये लास्ट लाइन थी इस बुक की, और इसके बाद ये खत्म हो गया आपका। तो यहाँ पर ये वाला आप ले लीजिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसको,
constitution was made 52nd amendment in 1980. This is known as anti defection amendment किया गया था. और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द फाइनल अथॉरिटी, जो इन सब केसेस में, अब भाई इस आदमी ने डिफेक्ट किया नहीं किया, इसको डिस्क्वालीफाई करे ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ और नॉट, वो डिसाइड करता है उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सॉरी. और इस चैप्टर का हो गया एंड. एक लास्ट आपका क्या था, इफ अ मेंबर, ये डिफेक्शन मतलब होता क्या है, ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए. मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस वेदर आस्क्ड बाय द पार्टी लीडर टू रिमेन प्रेजेंट और वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पार्टी और वॉलंटरी लीव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी इज डीम्ड एज डिफेक्शन. अगर कोई किसी पार्टी से चुन के गया उसके बाद उस पार्टी को छोड़ दे, अगर पार्टी चाहती है कि आप अगले दिन वोट डालने आए, आप एब्सेंट ना हो, आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो, तो उसको डिफेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, बशर्ते कि 2/3 लोग पार्टी छोड़ के अलग पार्टी ना बना रहे हो, तब इसको डिफेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. अदरवाइज इट विल बी इंक्लूडेड इन अ डिफेक्शन. आपको सारी चीजें क्लियर करा दी गई हैं इस चैप्टर की. दिस वाज द एंड. आई होप कि आपको ये लेजिस्लेचर वाला पार्ट समझ में आया होगा. इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी. आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.